आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि आज मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। शादी की ड्रेस में बैठी मैं अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। लेकिन मेरा यह इंतजार उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरी जीजा के साथ तय हो गई। ऐसा नहीं था कि वह उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। वह एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था, लेकिन मैंने उसे हमेशा जीजा जी के रूप में स्वीकार किया था। मेरी दीदी काजल की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा, तो मेरी माँ मुझसे बिना पूछे ही मान गई। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर गुस्सा हुई और काफी दिनों तक मैंने उनसे बात नहीं की। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। सोहम एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है और उसकी मुख्य बात लालची नहीं होना और अच्छी कमाई खोना है। क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी कभी आपकी बहन के साथ हुई थी? कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज ही सोहम की माँ को फोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपना फैसला मुझे बता देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फोन बज रहा था। मैंने फोन उठाया तो उस पर विधि कॉलिंग लिखा था। मैं अपने दिल में खुश हुई कि मुझे अपनी परेशानी अपने दोस्त को बतानी चाहिए और कुछ अच्छी सलाह मांग लूं। लेकिन कॉल करने के बाद मैं तो होश खो बैठी। जब विधि ने अपने बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था और उसके कीमती गहने भी ले लिए थे। अब उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत चिंतित थे और वे कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बातें सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई, उल्टा विधि को सांत्वना देने लगी, जिसकी अभी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी और भरमजाल है और बड़ों के फैसले मान लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वह अनुभव के प्रकाश में सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। और मुझे मेरी माँ का फैसला सही लगने लगा। तभी मैं अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ मेरे मुंह से यह सब सुनकर हैरान भी हुई और खुश भी। साथ ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद काजल दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहने देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी तो मैं उसके पास जाकर बोली कि मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो, क्योंकि अब इस दुनिया से तुम बहुत दूर हो गई हो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम इस दुनिया से अपनी सारी खुशियां मेरे पालने में डाल कर गई हो। इतना कहकर मैं उसकी तस्वीर को देखते हुए उसके बेड पर आकर बैठ गई। अब मैं सोहम का इंतजार कर रही थी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से सिकुड़ रही थी। उसी समय मुझे दरवाजे पर कुंडी लगाने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने देखा कि सोहम अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया। सोहम बिस्तर के करीब चले आए और चुपचाप जैसे ही वह आए थे वैसे वापस भी चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैंने आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि सोहम 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाए हैं और अब उन्हें मेरे पास होना चाहिए। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे चली गई। मैं सांत्वना के कुछ शब्दों से उनका दिल बहला देना चाहती थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कर सके। मैं कमरे से बाहर आ गई और उस कमरे में गई जिसमें सोहम गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से रात तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी, तो मैं अपने कमरे में लौट आई और कपड़े बदल कर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सोहम बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास उनसे नाश्ते के लिए कह रही थी। मुझे उठता देखकर सोहम बोले कि नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो।
सोहम ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछले रात के खराब मूड को भुलाकर मुस्कुरा दी। इस समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे भी होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था। सोहम और मैंने कमरे में ही नाश्ता किया। नाश्ते के बाद सोहम के कुछ दोस्त मिलने के लिए आए तो वह उनके साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। सोहम का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्द ही हम करीब आ जाएंगे और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन जब रात हुई और मैं उनका इंतजार करने लगी तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह ही सोहम कमरे में आया और दीदी की फोटो लेकर दूसरे कमरे में चला गया। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया, साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और सोहम के पीछे दूसरे कमरे में गई तो उसने पहले ही दूसरा कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई और मुझे अंदर से सोहम के कुछ कहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह किसी से बात कर रहा था। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, पर कुछ समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह वहां से जान छुड़ाकर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं निराश होकर अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी सोहम के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम 2 बहनें थी। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी प्रकार की जबरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने फैसला दीदी पर छोड़ दिया। मेरी माँ की सहेली के बेटे सोहम का रिश्ता दीदी के लिए आया तो माँ बहुत खुश हुई और दीदी भी मान गई और पापा ने भी सोहम को बहुत पसंद किया था और सोहम खुद काजल दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। इकलौती संतान होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती। खासकर जब मैं उनके घर रहने आई तो वह रात को कई घंटे बाहर टहलती रहती। जब भी मैंने उससे कारण जानना चाहा तो वह हंसती और मुझे टालते हुए कहती, बस यूं ही कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। यही बात एक बार मैंने अपनी माँ से कही तो वह हंसी और बोली, पगली, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आती थी वह बहुत सजी सवरी और खुश नजर आती, इसलिए मैंने भी इस भरम को अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन एक बार रात को जब सोहम दीदी को हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका संदेहास्पद लगा, मानो वह नशे में हो या नींद के प्रभाव में, या फिर शायद वह जल्दी में थे, इसलिए दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद कार को हवा में उड़ाते हुए चले गए। मैं दीदी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं उनसे पूछने उनके कमरे में गई तो वह आंखें बंद करके आराम से सो रही थी। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने यह बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, इसलिए वह अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद सोहम बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आया और उनसे माफी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वह हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उसकी मौत की खबर से हम सब पर बिजली गिर गई थी। उसकी सास ने कहा कि दीदी को अचानक से सीने में दर्द हुआ और शायद दिल का दौरा था, जिसके कारण वह बच नहीं पाई। इस सदमे से निकलना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन समय के साथ हमारे इस जख्म पर भी मरहम लग गया। कुछ समय बीतने के बाद हम भी अपने जीवन में अपने मामलों में लौट आए। मेरे माता पिता ने सोहम से मेरी शादी इसलिए की थी ताकि मैं दीदी की तरह उनके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उनका रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो ठीक रहते और रात को दूसरे कमरे में दीदी का फोटो ले जाते और उससे बात करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन वह मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं इन्हीं ख्यालों में सो गई। मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा।
मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियां गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से दीदी को ढूंढने की कोशिश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मैं दीदी को देख नहीं पा रही थी। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैंने थक कर कहा तो वह रो पड़ी। तुम मुझे तभी देख सकती हो जब मुझे इंसाफ दिला दोगी। मेरी बहन, तुम मुझे इंसाफ दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं अपनी दीदी की बात समझ पाती, उससे कुछ पूछती, मेरी आंखें खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी या किसी खराबी के कारण बंद थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थी। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरी बहन बहुत ही धार्मिक थी। वह हर वक्त भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती। कभी कभी तो मैंने रात में भी भगवान जी के सामने उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखा था। अगली सुबह सोहम के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले रूम में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहां क्या था। कमरे के अंदर आई तो देखा कि कमरे में एक सोफा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा के कुछ खाली पैकेट थे। मैंने उन्हें उठाया और उल्टा कर दिया। वह शायद दीदी की दवाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैंने वह कागज वहीं रख दिया। अभी अलमारी बंद ही कर रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों पर आकर गिरा। मैंने देखा कि वह नशीली दवाओं से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वह बैग वहां से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो सोहम बेचैन होकर घूमने लगा, जैसे उसका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उसकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे एक अच्छी पत्नी होने के नाते उसे रोकना चाहिए था। और यही दवाइयां मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद सोहम की आदत को छुड़ाने के लिए वह ये नशीली दवाइयां अपने बैग में रख लेती थी। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता था कि सोहम की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैं उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। इसलिए मैंने सोहम के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी सोहम को खुश करने के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ टेबल सेट की और हम लोग खाना खाने लगे, तो सोहम को खाना बेहद पसंद आया। उसने डटकर खाना खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोली कि क्या तुम इतना मजेदार खाना बनाने के बदले मुझसे कुछ गिफ्ट लेना चाहती हो? सोहम के इस प्रश्न पर मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सवाल से ज्यादा उनके पूछने का तरीका अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका क्या जवाब दूं, इसलिए मैं चुप रही। एक बार फिर सोहम ने अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सास ने आनन फानन में मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। मुझे सोहम का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि उनका बेटा नशा करता है। तो आपने उस जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों नष्ट किया? वह कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और उसने अपना दुख भुलाने के लिए यह सब किया है। मैं उसे समझाऊंगी। सास की बात सुनकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली और कमरे में आकर लेट गई। मैंने रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर दीदी का वही रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपनी दीदी को सपने में इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंट थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दिल का दौरा पड़ा था और वह अस्पताल ले गई। उसमें पूछने में कोई भी अर्थ नहीं था, क्योंकि कुछ संदेहास्पद था ही नहीं, लेकिन अपने सपने में दीदी को इस तरह देखना एक असामान्य बात थी। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज नहीं मिला। सुबह सोहम के जाते ही मैंने दूसरे रूम की भी सफाई के बहाने से उस रूम को भी छान मारा, लेकिन मुझे वहां भी कुछ नहीं मिला।
अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ मिल जाए। और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। मुझे अपनी आंखों से यह पढ़कर मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैंने अपने ही घर वालों पर शक किया। सोहम के ऐसे ही व्यवहार में दिन बीत गए। एक रात मैंने देखा कि जब वह दूसरे कमरे में गए तो उसके हाथ में एक नहीं 2 फ्रेम थे। एक फ्रेम तो मैं पहचान गई, वह दीदी की तस्वीर वाला था और दूसरा शायद नया बना था। लेकिन सस्पेंस यह था कि उस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और सोने का नाटक किया। आज रात मैं निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह सोहम कमरे में आया और हाथ में दीदी की तस्वीर लिए कुछ देर तक रुककर मुझे देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ, उसके बाद वह बाहर निकल गया। मैंने आंखें खोलकर उसकी पीठ की ओर देखा और जैसे ही वह दूसरे कमरे में गया, मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसलिए कमरे का दरवाजा बंद किए बिना दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे चलकर बराबर वाले कमरे के सामने आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई तो दरवाजा खुल गया। मैंने कमरे में जाकर देखा तो सोहम दीदी की तस्वीर पर झुककर कुछ बातें कर रहा था। सोहम की बातें मैं सुन सकती थी। वह फोटो से बातें करते हुए कह रहा था कि मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर सोहम ने अपनी गोद में एक तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर वह कुछ कह रहा था। मैंने वह तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उसके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं मीलों चल चुकी हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। सोहम आत्महत्या के बारे में सोच रहा था। दीदी के पास जाने की सोच रहा है। हो सकता है कि वह दीदी के साथ दूसरी तस्वीर उन्हीं की हो। मुझे सोहम को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरी आंखें लग गई। तभी फिर से दीदी के कहराने की आवाज सुनाई दी। वह लगातार न्याय की मांग कर रही थी। मैंने सपने में ही उनसे वादा किया कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा रही थी। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गई कि दीदी का मामला तो मैंने अपने तरीके से निपटा दिया। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से किया वादा भी तो मुझे निभाना था और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसा करना था। रात के समय मैं उठी और उठकर दूसरे कमरे में गई। सोहम अभी भी दूसरे कमरे में ही सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं निराश होकर अपने कमरे में आ गई। सोच विचारों में गुम कब पता नहीं मेरी आंख लग गई। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के बाद अलमारी खोली और कपड़े निकाले। यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी अलमारी से वह दवाई वाला बैग गायब था। मुझे यकीन था कि वह बैग सोहम ने ही निकाला था। मुझे सोहम को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा, उसे मरने से बचाना होगा। सोहम को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर निकल गई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर रही थी कि सास बोली, बेटा सेजल, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। अपने फोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उससे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूँ। मैंने अपनी सास के बताए हुए नंबर को फोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। यह अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ। मेरी सास बात करती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई, यह सोचते हुए कि मम्मी जी जब बात कर लेगी तो खुद ही फोन दे देगी। काफी देर के बाद मम्मी जी फोन लेकर आई और मुझे फोन लेकर वापस चली गई। फोन की चार्जिंग पर लगाकर मैं सोहम के बारे में सोचने लगी कि वह दीदी से कितना प्यार करते थे। दीदी की यादों को अभी तक भूल नहीं पाए, यहाँ तक कि दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं। मैं यह सोचकर ही कांप उठी। मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे सोहम के दिल से दीदी की यादों को निकालें।
कैसे उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यह सब सोचते सोचते शाम हो गई। सोहम ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में पिज्जे का डब्बा था। सोहम कमरे में आए और बोले कि सेजल, यह पिज्जा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है? पिज्जा मुझे बहुत पसंद था। मैंने खुश होते हुए कहा कि हाँ सोहम, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। सोहम ने मेरी तरफ पिज्जा बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से मेरी सास ने सोहम को आवाज दी। सोहम पिज्जे का डब्बा मुझे देकर बोले, यह लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। यह कहकर सोहम बाहर चले गए। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल देखते देखते पिज्जा खाया जाए। इसी इरादे से मैंने अपना फोन उठाया। जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। मिस एपिसोड की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फोन से रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग वही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास और डॉक्टर की बातचीत में रिकॉर्ड हुई थी। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर वाली ही रिकॉर्डिंग खोली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर से जान ही नहीं रही। ऐसे लगा कि जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। सोचने समझने की शक्ति भी मैं खो चुकी थी। मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फायदा नहीं हो रहा। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो। वह ठीक हो रहा है, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वह अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक न जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसा और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने से ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी और दिखाया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो जिंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना मेरे पास, दवाइयाँ बदल दूंगा। धीरे धीरे आपके बेटे को फायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फर्स जरूर लेकर आना। इतना कहकर उस डॉक्टर ने फोन काट दिया। मैं वही सदमे की हालत में बैठी हुई थी। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, मेरी दीदी को मारा गया था। तभी मेरी दीदी सपने में आती थी और मुझसे इंसाफ मांगती थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। जरा कुछ होश आया तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि सोहम इसको खिलाकर मुझे मारना चाहता है। जरूर पिज्जे में कुछ मिलाया गया है। मैंने पिज्जा एक तरफ रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फोन लगाया और फोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। फिर मेरे पापा ने कहा कि तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फोन करो, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। मैंने जल्दी से पुलिस को फोन किया और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस हमारे घर पहुंच चुकी थी। उधर सोहम, जो समझ रहा था कि पिज्जा खाकर अब तक मैं मर चुकी हूँ, इसी खुशी से हाल में टहल रहा था। लेकिन पुलिस पर नजर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और सोहम को अरेस्ट कर लिया। मेरी सास और सोहम सफाइयां देते रहे कि वे बेकसूर हैं, लेकिन मेरे फोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग थी। उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए मैंने घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और उस घर से हमेशा के लिए अपनी मामा पापा के घर आ गई। दीदी की तस्वीर को जब मैंने हाथ में लिया तो ऐसे लगा कि जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो। और मैंने सोहम को कानूनी तौर पर तलाक दे दिया और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। एक तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर बैठा कर रखेंगे, न जाने लोगों ने कितनी बातें बनाई, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने किसी की एक नहीं सुनी। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि बेटा, जिंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। एक फीकी सी मुस्कुराहट अब उनके चेहरे पर भी थी।